नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। संसद का चालू विशेष सत्र भारत के संसदीय इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि इस विशेष सत्र में न केवल नए संसद भवन में विधायिका का प्रवेश हुआ, बल्कि इस नए संसद भवन के पहले विधायी कार्य के रूप में एक ऐतिहासिक विधेयक पेश हुआ, जिससे देश में आधी आबादी के लिए समानता के सिद्धांत और अवसरों की समानता के संसदीय मूल्यों को धरातल पर साकार करते हुए गरिमापूर्ण राजनीतिक भागीदारी के नए युग का भी श्री गणेश हुआ। 20 सितंबर बुधवार को लोकसभा में विस्तृत चर्चा के बाद 128वां संविधान संशोधन विधेयक यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक को प्रचंड बहुमत के साथ पारित कर दिया गया। विधेयक के पक्ष में 454 वोट पड़े और विधेयक के खिलाफ मात्र 2 मत पड़े, जो कि AIMIM के 2 सांसदों के थे। आज इस विधेयक को संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में पेश किया गया है, जहां इस पर विस्तृत चर्चा जारी है और आशा है आज इस विधेयक को पारित कर देश के संसदीय इतिहास में नया कीर्तिमान गढ़ा जाएगा और आधी आबादी के लिए राजनीतिक संभावनाओं के नए द्वार का सूत्रपात होगा। नारी शक्ति वंदन विधेयक के मुताबिक लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। ये डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद होगा और परिसीमन इस बार आगे की होने वाली जनगणना के बाद होगी। कितना ऐतिहासिक और युगांतकारी होगा ये विधेयक और कैसे ये भविष्य में देश में राजनीतिक सामाजिक संरचना में हमारी नारी शक्ति के सहयोग, साहचर्य और सहभागिता को सुनिश्चित करेगा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को कैसे और अधिक मजबूत करेगा, आज इस विशेष कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रोफेसर नूपुर तिवारी, जो कि प्रोफेसर हैं रूरल एंड पंचायती राज डेवलपमेंट और स्पेशल डायरेक्टर नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली। स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं DK दुबे जी, जो कि संवैधानिक मामलों के जानकार हैं और वरिष्ठ एडवोकेट हैं। इन दोनों खास मेहमान हमसे जुड़ेंगे, लेकिन आइए दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ नारी शक्ति वंदन विधेयक के 2023 के राज्यसभा में राज्यसभा में पेश होने पर चर्चा हुई और ये चर्चा अभी लगातार जारी है। लोकसभा ने इसे कल मंजूरी दे दी थी और अब विधेयक को पारित करने के लिए राज्यसभा में पेश किया गया है और इसे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेश किया। उन्होंने कहा कि विधेयक महिला आरक्षण को वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों ही रूपों में लागू करता है। एक रिपोर्ट। लोकसभा से महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा में गुरुवार को इस बिल को लेकर शुरुआत से ही एक अलग नजारा देखने को मिला। एक ओर सभी दलों के समर्थन से ट्रेजरी बेंच उत्साहित थी, तो वहीं राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले गुरुवार के दिन 13 महिला राज्यसभा सदस्यों के उपाध्यक्ष पैनल का पुनर्गठन कर दिया। सभापति ने जोर देकर कहा और यह इस बात का प्रतीक होगा कि परिवर्तन के इस युगांतकारी क्षण के दौरान वे एक प्रभावशाली पद पर थीं। They all will have occasion, along with the panel, to be on the chair for some time and emanate a message to the larger world that they were in commanding position at a time when this historic theater, epochal change was taking place. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया। केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि यह बिल महिला सशक्तिकरण के लिए बड़ा कदम है। वहीं भाजपा सांसद JP नड्डा ने महिला आरक्षण विधेयक पर कहा कि हमारी सरकार महिला सशक्तिकरण पर लगातार काम करती रही है और इस प्रक्रिया में यह आरक्षण नारी शक्ति को और ज्यादा मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता से अध्ययन तक हमारे देश में महिलाओं का योगदान रहा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है सर, और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला कदम है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। नारी शक्ति वंदन विधेयक को लाकर उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो ये उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका सम्मान है, ये उनका सशक्तिकरण है, ये उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत किया। कांग्रेस की ओर से मांग की गई कि इसे तत्काल लागू किया जाए और इसमें OBC के लिए आरक्षण का प्रावधान भी किया जाए।
सबसे पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूँ। मैं भी महिला हूँ और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के समय उपाध्यक्षों के पैनल में नामांकित महिला राज्यसभा सदस्यों में पीटी उषा, एस फांगनॉन कोयांक, जया बच्चन, सरोज पांडे, रजनी अशोक राव पाटिल, फौजिया खान, डोला सेन, इंदु बाला गोस्वामी, कनिमोजी एनवीएस सोमू, कविता पाटीदार, महुआ माझी, कल्पना सैनी और सुलता देव शामिल रहीं। राजेश राज, शैलेंद्र मिश्र और अनुज यादव के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। और संसद में नया इतिहास लिखा जा रहा है। लोकसभा में कल नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित किया गया और राज्यसभा में लगातार चर्चा जारी है। उम्मीद है आज ये पारित होगा और नया इतिहास रचा जाएगा नारी शक्ति के और साथ ही साथ नारी आधारित विकास के दृष्टिकोण से। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर नूपुर तिवारी जो कि स्पेशल डायरेक्टर हैं NTRI में। स्वागत है आपका नूपुर जी। और साथ ही साथ हमारे साथ हैं DK दुबे जी जो कि संवैधानिक मामलों के जानकार और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप दोनों खास मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले नूपुर जी आपसे, आधी आबादी को 1/3, लेकिन 75 साल बाद वो स्थिति आई जब प्रचंड बहुमत जिसको कहते हैं, मात्र 2 सांसदों के विरोध के अलावा ये लोकसभा में देखा गया कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों ने इसमें अपना सहयोग दिया। राज्यसभा में भी यही उम्मीद है। किस रूप में देखते हैं सशक्तिकरण के लिहाज से, खासकर महिलाओं के उस तबके का जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, भौगोलिक रूप से पिछड़े हुए हैं, अनुसूचित जात जनजात के लिए जिस तरीके से महिलाओं के आरक्षण की भी सीटों की व्यवस्था थी लेकिन महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, किस रूप में देखते हैं, कितना युगांतकारी? जी जरूर, देखिए ये बहुत ही ऐतिहासिक बिल है, लोकसभा में पास हो चुका है। 454 जिसे बोलते हैं वोट से राज्यसभा में पेश हुआ है। ये सिर्फ ऐतिहासिक ही नहीं, बहुत ही प्रोग्रेसिव जिसे कह सकते हैं स्टेप टुवर्ड्स जो प्रमोटिंग वुमेन है, ये इसमें किया गया। 27 साल से ये डिबेट चल रहे हैं। 27 साल एक तरह से देखिए इसको स्ट्रक किया गया, रोका गया, अभी तक ये पास नहीं हुआ। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा स्टेप है जिसमें 50%, 33% रिजर्वेशन है और 50% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि नारी शक्ति जिसे या नारी कहते हैं वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगी। और ये स्टेप इस तरह का लिया गया है कि पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में एक सबसे जो हायर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग है जिसमें ये महिलाएं आ सकती हैं। अभी तक तो सिर्फ हम वॉइस की बात कर रहे हैं, लेकिन अब बात हम ये कर रहे हैं कि मेजॉरिटी जितनी महिलाएं हैं 33% रिजर्वेशन दे करके, और ये एक पार्लियामेंट्री डिसीजन मेकिंग में ये सामने आएंगी। और इनके सामने आने से ये सबसे बड़ी बात होगी कि वुमेन मुद्दे जो है, महिलाओं के मुद्दे हैं, ये पूरी तरह से उनके तहत और उनके कारण काफी उभर करके आएगा और इसे स्वीकृति भी मिलेगी। क्योंकि अभी तक यही होता आया है कि पंचायती राज सिस्टम में भी जब एक रिजर्वेशन की बात आई थी, जब काफी पहले 92-93 में बात आई थी, तो पार्लियामेंट डिबेट में यही कहा गया था कि हम 33% रिजर्वेशन तो दे रहे हैं, या इसकी जब बात कर रहे हैं, क्या इतनी महिलाएं एक जो रूरल बैकग्राउंड में है, क्या ये पॉलिटिक्स में आना चाहेंगी या आ सकती हैं? क्योंकि उसके पहले 2% महिलाएं भी जो आती थी पंचायत सिस्टम में, उन्हें भी नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन इस रिजर्वेशन के वजह से अभी के समय में सिर्फ 1/3 परसेंटेज ही नहीं आई है। 22 स्टेट ने 50% इनकी रिप्रेजेंटेशन में जो है रिजर्वेशन कर दी है, और अभी 1.5 मिलियन इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा कदम, बहुत ही युगांतकारी कदम साबित होगा। DK दुबे जी आपसे जानना चाहेंगे, बार बार सहयोग के बाद भी, पक्ष में खड़े होने के बाद भी विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि नीयत पे मांग की जा रही कि OBC महिलाओं को भी आरक्षण, अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण, संवैधानिक स्थिति क्या कहती है? क्योंकि 73वां 74वां जो संविधान संशोधन अधिनियम जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की गई, उस संवैधानिक उपबंधों के आधार पर हमें धर्म के आधार पर आरक्षण की स्थिति नहीं बनती है, OBC समुदाय को इस तरीके से शामिल नहीं किया जा सकता। क्या है संवैधानिक स्थिति?
एक्चुअली क्या है कि इन विषयों में जब हम रिजर्वेशन इसमें कर रहे हैं, महिलाओं का कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो इक्वल रिप्रेजेंटेशन पहले से जिस प्रकार से रहता है, ऑलरेडी इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे यहाँ हैं, रोटेशन में या रूटीन में इस तरह के रिजर्वेशन रहते हैं, तो हमने यहाँ पर सीटें बढ़ाकर एक्स्ट्रा किया है। इसका मुझे नहीं लगता कि अलग से कोई प्रावधान करने की आवश्यकता है। रिप्रेजेंटेशन जिस प्रकार से होता है वैसा रिप्रेजेंटेशन इसमें होगा। जहां तक बात और चर्चाओं की चल रही है कि साहब अलग से लिख दिया जाए या आपने क्यों नहीं लिखा, तो मुझे लगता है कि ये चर्चा तो राजीव गांधी के समय से चल रही है। तो क्या पिछले वाले बिलों में उन्होंने इसमें पहले से कोई ऐसे प्रावधान किए थे, और नहीं किए थे तो क्यों नहीं किए थे? उसका कारण भी मुझे लगता है कि वही रहा होगा कि ऑलरेडी रिप्रेजेंटेशन की जहां तक बात आती है वहां अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऑलरेडी अभी जब डिलिमिटेशन होगा तो डिलिमिटेशन के समय पर वो स्थिति क्लियर हो जाएगी, और डिलिमिटेशन में महिलाओं को, मतलब महिला में जो जाति रिजर्वेशन रहता है वो जाति रिजर्वेशन ऑलरेडी हमारे पास है। तो मुझे लगता है कि उसी परिप्रेक्ष्य में जिस परसेंटेज में है उसमें महिलाओं को भी हम इन्वॉल्व करेंगे, तो इसलिए अलग से कुछ लिखने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। दूसरी बात ये आती है कि जब हम ये कहने लगे हैं, कुछ मैंने मीडिया रिपोर्ट्स पढ़ी हैं जिनमें ये लगातार कहा गया है कि नहीं साहब ये अभी आप केवल एक जुमला दे रहे हैं या ऐसी कुछ बातें करने की कोशिश की गई है, और आप अभी इमीडिएटली क्यों नहीं लागू कर देते। तो ध्यान रखने की बात है कि 2026 तक तो आपने सेंसस पहले से फ्रीज कर रखा है। जब पहले से फ्रीज कर रखा है तो वो जब खुलेगा, डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद सीटें बढ़ेंगी, तब कहीं ये व्यवस्था आ पाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि आज शुरू करेंगे, और जब भी शुरू करते तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो टाइम लेता ही लेता है। तो आप कहते हो कि नहीं अभी इलेक्शन के टाइम पर शुरू कर दिया, भाई कभी तो शुरू करना ही था, उसको अपना एक डिस्कोर्स पूरा करना ही था। जी प्रोफेसर नूपुर तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, सरकार ये कह रही कि नारी सशक्तिकरण से एक कदम और आगे बढ़ते हुए वुमेन लेड डेवलपमेंट, नारी आधारित, नारी के नेतृत्व में विकास की यात्रा आगे लिखी जाएगी। किस रूप में देखती हैं? अगर पिछले एक दशक को देखें, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए शौचालयों के निर्माण की बात हो, जनधन खातों के निर्माण की बात हो, या फिर स्टार्टअप्स में महिला सीईओज की बात हो, या फिर सेना में महिलाओं की भागीदारी और ज़्यादा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की बात हो, अब आगे वुमेन लेड डेवलपमेंट की जो बात कही जा रही है वो कितना धरातल पर आएगी? क्योंकि जब हम वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सिर्फ वुमेन डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। एक महिला जो सारे महिलाओं के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव है, जो काफी सारे महिलाओं, जो कम्युनिटी जो है, या फिर आप उसके जो भी महिलाओं के लिए एक सशक्त रूप में काम कर रही है, इसे हम वुमेन लेड डेवलपमेंट बोलते हैं। तो जब भी, जैसे मैं आपको बताऊं कि विमेन इश्यूज जो होते हैं या विमेन रिलेटेड गुड्स जो है, कितनी सारी एम्पिरिकल स्टडीज की गई हैं इन सब चीजों पर, ये बहुत ही अलग होती हैं, और इनमें जो इसे आप जेंडर न्यूट्रल नहीं कर सकते हैं, और एक हमेशा से ही इसे जेंडर लेंस से देखा जाता है। जो भी विमेन रिलेटेड जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं उसे जेंडर लेंस से देखा जाता है, और इसमें जो जैसे कि जब एक महिला रहेगी तो उसे बेहतर रूप से समझ पाती है। ये बहुत ही अच्छे ढंग से, चूंकि मैंने पंचायती राज सिस्टम की बात करी, इसमें देखा गया है कि जहां पर भी सरपंच या चेयरमैन महिला रही हैं, वहां पर विमेन से रिलेटेड इश्यूज जो है काफी हद तक आगे आए हैं, और उन्हें अच्छे से जो है उस पर डिसीजंस भी लिए गए हैं। अब जैसे ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होता है, इसमें जो अभी तक कोई भी महिलाएं इश्यूज पहले नहीं आती थी, जहां पर भी सरपंच या चेयरमैन महिलाएं हैं, उसमें विमेन रिलेटेड इश्यूज जैसे कि चाइल्ड एजुकेशन है, सैनिटेशन है, विमेन का हेल्थ है, या फिर ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, जैसे कुकिंग का है, ये सब सारी चीजें हैं। ना कि वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देती हैं। अगर कोई स्कूल टीचर है, वो आ रही है, तो क्या वो पूरी फोरम पूरा कर रही है या फिर ढंग से वो पढ़ा रही है? और अगर आपके पास मिड डे मील है तो वो उसमें जाके कन्याएं तो नहीं खाना बना रही हैं जिनका पर्पस नहीं। तो इस तरह से जो वुमेन लेंस से देखा जाएगा, और उसी हिसाब से डेवलपमेंट, वुमेन स्पेसिफिक डेवलपमेंट जो है, काफी हद तक इस पर काम आगे चलेगा। जी नूपुर जी, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला बेहद छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। चाची
कल्याण भव, सुखी भव। और सबसे जरूरी आशीर्वाद, आयुष्मान भव। वो तो मोदी सरकार सबको दे रही है। देश के धनी आदमी जिस प्रकार से आरोग्य की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, अब मेरे देश के गरीब को भी वही सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। शुरू हो रहा है आयुष्मान भव अभियान 17 सितंबर से। आयुष्मान आपके द्वार का तीसरा चरण। मोबाइल से ही बन जाएगा आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान मेला आयोजन, जहां कई बीमारियों की होगी मुफ्त जांच और इलाज। अंगदान शपथ पंजीकरण, जिससे हमारे बाद भी किसी और को मिले जीवन। रक्तदान शिविर और आयुष्मान सभा का आयोजन। इन सुविधाओं का लाभ उठाने नजदीकी आयुष्मान हेल्थ और वेलनेस सेंटर पर जाएं। अब होगा जन जन आयुष्मान। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों, लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है, कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। हम बात कर रहे हैं नारी शक्ति वंदन विधेयक की, जिस पर राज्यसभा में लगातार चर्चा जारी है। और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ है प्रोफेसर नूपुर तिवारी और डीके दुबे जी। डीके दुबे जी, इससे पहले आपने इशारा किया कि परिसीमन अनुच्छेद 82 कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को अनुशासित करती है कि परिसीमन आयोग के गठन के बाद, जनगणना के बाद पूरे राज्यों में इस तरीके से सीटों का निर्धारण किया जाए। बेहद स्पष्ट तरीके से एक बार जरूर बताइए, जो कहते हैं आरोप लगा रहे, क्यों तुरंत नहीं लागू किया जाता? अगर तुरंत लागू किया जाए और किसी विशेष सीट को महिला सीट कर दिया जाए तो पारदर्शिता भी नहीं रहेगी, राजनीतिक विद्वेष का आरोप भी लगेगा। बेहद पारदर्शी तरीके से और न्यायसंगत और संविधान में विहित जो प्रावधान है उनके तहत ये आवश्यकता है कि परिसीमन के बाद ही सीटों को लागू किया जाए। क्या है संवैधानिक स्थिति? मुझे लगता है कि जिस समय नई पार्लियामेंट का ये जो भवन निर्माण किया गया है, उस समय इस सरकार के दिमाग में ये बात थी और वो बात दिमाग में रखते हुए ही भवन बड़ा किया गया, 880 सीटों की व्यवस्था की गई थी। तो इसका मतलब साफ है कि सीटें जो बढ़ाने की बात कही गई थी, वो सीटें जब इन्होंने कहा कि हम बढ़ाएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि जब सीट बढ़ेगी तो कौन बढ़ाएगा? पार्लियामेंट तो नहीं बढ़ाने वाली, लोकसभा तो नहीं बढ़ाने वाला, चुनाव आयोग भी सीट नहीं बढ़ाने वाला क्योंकि वो तो चुनाव करवाएगा। तो उसके लिए हमारे पास डिलिमिटेशन की व्यवस्था है कि उसका एक कमीशन बनता है। वो कमीशन पूरे देश में सर्वे करता है, भौगोलिक स्थिति को देखता है, डेमोग्राफी को देखता है, और वो उसके बाद उसमें एक परफॉर्मा बनाता है, फिर उस पर ऑब्जेक्शंस लेता है। उस ऑब्जेक्शंस के रिमूवल के बाद कहीं फाइनल लिस्ट बनती है, क्योंकि आप सीट बढ़ाएंगे 33%, तो बढ़ाएंगे आखिर कैसे? और आपने पहली डिलिमिटेशन के लिए 2026 निर्धारित कर रखा है कि भाई 2026 तक हम वैसे ही चलने वाले हैं। तो फिर बात साफ है कि डिलिमिटेशन आप अनाउंस करेंगे, अनाउंस करने के बाद वो सर्वे करेगा, उसकी रिपोर्ट लगेगी, रिपोर्ट लगने के बाद कहीं ये प्रोसेस शुरू होने वाला है। तो आप जो मैं बार बार कह रहा हूं वो ये है कि अगर आप आज पास कर रहे हैं तो भी डिलिमिटेशन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। आज के 5 वर्ष बाद अगर बनाएंगे तो भी डिलिमिटेशन बनाना पड़ेगा, और आप अगर उससे पहले बनाते तो भी डिलिमिटेशन आपको करना ही पड़ेगा। डिलिमिटेशन तो उसकी आवश्यक अंग है, इसलिए उसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते। तो आप ये बता दीजिए कि कौन सी जादू की छड़ी उसमें निकाल दी जाए और ये कहा जाए लो ये हो गया इतना, ऐसा नहीं हो सकता। और ये संवैधानिक नियमों के अनुरूप है और प्रक्रियागत तरीके से, पारदर्शी तरीके से इसको सुनिश्चित किया जाएगा। चलते चलते आखिरी सवाल नूपुर जी आपसे, राजनीतिक हिस्सेदारी, राजनीतिक भागीदारी हासिल हो रही, सामाजिक पारिवारिक स्थितियों में बहुत बड़ा परिवर्तन पिछले 75 सालों में आया भी है। आगे की राह भी किस रूप में दिखती है? तब जबकि ये भी कहा जाता है कि नौकरियों में भी आरक्षण की बात हो, नौकरियों में भी 33% महिलाओं के प्रतिनिधित्व की बात हो, और एक व्यापक और आगे का दायरा कितना शानदार और कितना उपलब्धिपूर्ण आगे की राह देखती हैं, खासकर नारी शक्ति के हिसाब से आगे का? ये
बहुत ही अच्छा पहला स्टेप है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ आप एक रिजर्वेशन करते हैं तो महिलाएं खुद ब खुद इतनी बड़ी डिसीजन मेकिंग में वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगी जरूर, लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा ये कदम है कि प्रॉपर एम्पावरमेंट तभी होगा जब इनकी कैपेसिटी भी उसी हिसाब से थोड़ी सी देखी जाएंगी। और डिसीजन मेकिंग में जो है सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो कैपेसिटी को स्ट्रेंथन करना है। जैसे कि इस पूरे मुकाम में दलित और ट्राइबल महिलाएं भी काफी हद तक बहुत ही नंबर में आएंगी, तो ये हैंड होल्डिंग की भी बहुत जरूरत आएगी आगे, अगर हमें पूरी तरह से सशक्तिकरण की बात करें, क्योंकि काफी हद तक इसमें टेक्निकल मैटर्स भी हैं और इन समाज को जो आप कह सकते हैं कि अभी भी हमारा समाज बहुत ही ट्रेडिशनल है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स हैं और पेट्रियार्कल सिस्टम है, तो ये बहुत आसान रास्ता नहीं होगा महिलाओं के लिए। हालांकि इलेक्शन जीत भी जाए और काफी रिजर्वेशन के बाद नंबर पे आ जाए, उसके बाद का जो रास्ता है खुद ब खुद काफी मेहनत का भी है और इसमें काफी लोगों की सहयोग की जरूरत है। और हमारी नारी शक्ति माताएं बहनें इतनी सक्षम हैं कि वो सारे अवरोध भी समाप्त करेंगी जिस तरीके से अब तक की विकास यात्रा रही। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर नूपुर तिवारी जी और डीके दुबे जी हमसे जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। असरारुल हक मजाज ने कहा था कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। और अब स्थिति ये है कि आंचल को परचम बनाने की जगह वो दौर आ रहा है जब महिलाओं के हाथ में परचम नहीं होगा, महिलाओं का परचम लिए लोग हाथों में होंगे। महिला सशक्तिकरण के नए युग का सूत्रपात हुआ है। राज्यसभा से भी पारित होने के बाद ये नारी सशक्तिकरण के लिहाज से और नारी नेतृत्व के विकास के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा। देश की सामाजिक, राजनीतिक, पारिवारिक सभी व्यवस्थाओं पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।